A very good afternoon to all of you. आप सभी का स्वागत है इंडक्शन ट्रेनिंग के आज के सेशन के द्वितीय सत्र में। आप सभी अवगत हैं कि आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन विधिक अवधारणाओं पे आधारित है और मॉर्निंग का सेशन ऑलरेडी संपन्न हो चुका है और ये द्वितीय सेशन जो है हमारा, ये भी विधिक अवधारणाओं से संबंधित है, जिसमें विभिन्न आयोगों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। और इस सेशन के लिए हमारे बीच मौजूद हैं माननीय एडीजे श्री मनमीत सिंह सूरी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन के लिए। बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। आपसे अनुरोध है कि अपने वक्तव्य से हमारे नवनियुक्त प्रवक्ताओं का ज्ञानवर्धन करने का कष्ट करें। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत आभार आपका। मैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश का आभार व्यक्त करता हूं कि नवनियुक्त प्रवक्ताओं के आधारभूत प्रशिक्षण के लिए मुझे आमंत्रित किया गया। मैं पहले छोटा सा परिचय अपने बारे में दे दूं। मैं मनमीत सूरी हूं, उच्चतर न्यायिक सेवा का मैं न्यायिक अधिकारी हूं और आज जो विषय चयनित किया गया है वो मुझे लगता है कि शिक्षक प्रशिक्षक के तौर पर आपके लिए एक आवश्यक विषय है और वो विभिन्न आयोगों और लोकायुक्त से संबंधित विषय है। तो मैं सीधे विषय पर आता हूं। आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि इस समय एक प्रतिकूल परिस्थिति पूरे विश्व पर इस वैश्विक महामारी के रूप में आच्छादित है और जहां तक तात्पर्य रह गया है शिक्षण और प्रशिक्षण का, वो हम उस पर ट्रेनिंग मॉड्यूल के तौर पर हम एक दूसरे से अब मुखातिब हैं। फिजिकल प्रेजेंस में जहां तक हो सकता है हम प्रशिक्षण न करने की परिस्थितियों में हैं, तो मुझे लगता है कि बेहतर माध्यम है ये आप तक पहुंचने का। यदि हम राष्ट्र को एक समग्र विकास के रूप में अगर राष्ट्र को देखें तो निरंतर हम प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो कुछ बाधाएं हैं हमारे इस प्रगति के पथ पर अग्रसर रहने के लिए, उसमें से सबसे प्रमुख दो बाधाएं मुझे सामने दिखाई देती हैं। सर्वप्रथम तो जनसंख्या इस देश की, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, और दूसरा है भ्रष्टाचार। तो ये लोक सेवकों के भ्रष्टाचरण को संबोधित करते हुए हम इस विषय पर आपसे सबसे पहले लोकायुक्त और लोकपाल की अवधारणा के संबंध में बातचीत करना चाहते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त या उप लोकायुक्त की अवधारणा के बारे में बात करें तो इसके गठन और भूमिका के बारे में जब हम बात करते हैं तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था लोकपाल को लेकर। तो ये कोई आज की तिथि की बात नहीं है, ये इसकी अवधारणा बहुत ही पुरानी है। लोकपाल अथवा लोकायुक्त की जो अवधारणा है वो स्वीडिश शब्द ओम्बड्समैन से प्रेरित है, और ओम्बड्समैन का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है या एक ऐसे प्राधिकारी से है जो कि जन अधिवक्ता के रूप में उसके ऊपर ये दायित्व है कि वो जनता के हितों की रक्षा करे और जनता द्वारा प्रशासनिक अव्यवस्था और भ्रष्टाचार और अधिकारों के हनन के मामलों को अगर उसके संज्ञान में लाया जाता है तो जांच करके उसका निस्तारण करे। जहां तक उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त और उप लोकायुक्त के गठन का प्रश्न है और उनकी भूमिका का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त की स्थापना उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 के द्वारा की गई थी और इसके कार्यक्षेत्र में ऐसे मामलों की जांच करना आता है जो भ्रष्टाचार, सरकारी और प्रशासनिक अव्यवस्था, लोक सेवक और जनप्रतिनिधियों द्वारा और मंत्रियों द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना, इनमें इस तरह के विषय जो है वो शामिल है। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो जांच के दायरे में लोक सेवकों के विरुद्ध ऐसे कौन से मामले आएंगे? नंबर 1, कुप्रशासन से संबंधित। नंबर 2, यदि आपके द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, लोक सेवकों के द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। नंबर 3, वित्तीय अनियमितताएं बरती जा रही हैं किसी प्रकरण में, और भ्रष्टाचारण किया जा रहा है। अगर हम इसकी नियुक्ति के विषयक बात करना चाहें तो उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के अनुसार
लोकायुक्त की नियुक्ति महामहिम राज्यपाल के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा माननीय मुख्य न्यायाधीश के विमर्श के उपरांत की जाती है और इस नियुक्ति में राज्य विधानसभा के प्रमुख विपक्षी दल के नेता का विमर्श भी शामिल रहता है। और उप लोकायुक्तों की नियुक्ति लोकायुक्त से विमर्श करने के उपरांत महामहिम राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। अगर हम लोकायुक्त के कार्य और दायित्वों के बारे में प्रकाश डालें तो सर्वप्रथम राज्य के लोक सेवकों के विरुद्ध प्रशासनिक अव्यवस्था, भ्रष्टाचार इत्यादि से संबंधित शिकायतों की जांच करना। नंबर 2, यदि जांच से संबंधित मंत्रालय अगर उसमें इन्वॉल्व है तो उनकी विशेष रूप से इस निमित्त दिए गए अनुमोदन के उपरांत ही जो है वो जांच प्रारंभ की जाएगी। लोकायुक्त अथवा उप लोकायुक्त की शक्तियां सिविल कोर्ट की शक्तियों के समान होती हैं और इसके अंतर्गत जांच के अनुक्रम में किसी भी व्यक्ति को समन करना, किसी लोक अभिलेख की जांच करना, साक्ष्यों की परीक्षा करना तथा साक्ष्य हेतु कमीशन जारी करना होता है। जब मैं किसी आयोग के संबंध में या लोकायुक्त के संबंध में यदि हम बात करते हैं और अगर हम ये बात कहते हैं आपसे कि उस पर्टिकुलर प्राधिकारी को, लोकायुक्त को या किसी आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी, तो सिविल न्यायालय की शक्तियों को प्राप्त होने का सीधा तात्पर्य यही है कि किसी व्यक्ति को एविडेंस के लिए या किसी व्यक्ति को जांच के अनुक्रम में यदि हम गवाही के लिए आहूत करते हैं तो उस आयोग को या लोकायुक्त को सिविल न्यायालय की वही शक्ति प्रदान होगी कि प्रदत्त की जाएगी जो कि समन कर सके, किसी को आहूत करने के लिए आदेशिका जारी कर सके या किसी दस्तावेज को अगर वो देखना चाहें तो उनको आहूत करके उन दस्तावेजों को, सुसंगत अभिलेखों को वो देख सके। अब या अगर किसी साक्षी का साक्ष्य लेना है तो वो साक्ष्य भी ले सके या कोई ऐसा साक्ष्य है या कोई ऐसा साक्षी है जिसको कि उस साक्ष्य को लेने के लिए हम कोई कमीशन जारी करना चाहते हैं, यानी वो साक्ष्य या साक्षी आपके पास उपलब्ध नहीं हो सकता है परंतु वो किसी ऐसे स्थान पर बैठा है जहां पर हम उसको कमीशन जारी करके किसी कमिश्नर, ओथ कमिश्नर या एविडेंस कमिश्नर को जारी करके वो उनकी साक्ष्य को वो ग्रहण कर सकता है और फिर उसकी एक रिपोर्ट या उसके एविडेंसेस को आपके सामने या उस आयोग के सामने वहां पे प्रस्तुत कर सकते हैं। लोकायुक्त द्वारा की गई सभी जांचें पूर्णतः गोपनीय होती हैं और उन्हें तब तक उद्घाटित नहीं किया जा सकता जब तक कोई लोक महत्व का विशेष विषय उसमें शामिल ना हो और जांचोपरांत लोकायुक्त द्वारा जो जांच रिपोर्ट है वो महामहिम राज्यपाल को सुपुर्द की जा सकती है। अब यदि हम विचार करें तो आप ये जानते हैं कि किसी भी प्राधिकारी को या न्यायालय को किसी भी विषय पर जो शिकायतें मिलती हैं वो शिकायतें जरूरी नहीं है कि सभी शिकायतें सत्य, कभी कभी पर्सनल वेनेजेंस को आधार बनाते हुए या एक दूसरे के साथ किसी प्रतिस्पर्धा का परिणाम असत्य जांच भी हो सकती है। तो ऐसी असत्य जांचों और फर्जी शिकायतों पर लोकायुक्त को ये शक्ति प्राप्त है कि वो शिकायतकर्ता के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार, सीआरपीसी के अनुसार वो विधिक कार्यवाही जो है वो अमल में ला सकता है। अगर हम लोकायुक्त की शक्तियों की सीमा के बारे में बात करें तो लोकायुक्त जो है वो कुछ ऐसे पदधारक हैं जिनके विरुद्ध जांच करने के लिए सक्षम नहीं है। तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, ऐसे कौन से पदधारक हैं जिनके विरुद्ध लोकायुक्त जो है वो अपनी जांच नहीं कर सकता? तो ये हम कह सकते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश तथा न्यायिक सेवा के अधिकारी, अकाउंटेंट जनरल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या क्षेत्रीय कमिश्नर, इन इत्यादि जो पदधारक हैं इनके विरुद्ध लोकायुक्त को जांच करने के लिए सक्षम नहीं है। और यदि संबंधित शिकायत राज्य की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है अथवा किसी ऐसी कार्यवाही से संबंधित है जो कि राज्य की कैबिनेट की कार्यवाही है या उस कैबिनेट की कार्यवाही को उद्घाटित कर सकती है, तो ऐसे साक्ष्य को लेने के लिए लोकायुक्त के द्वारा मजबूर नहीं किया जा सकता है। कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें लोकायुक्त जांच करने के लिए सक्षम नहीं है। आइए हम जरा देखते हैं कि ऐसे कौन से मामले हैं जिसमें लोकायुक्त जांच करने के लिए सक्षम नहीं होंगे। सर्वप्रथम
यदि कोई मामला किसी अपराध की विवेचना से संबंधित है तो ऐसे मामलों की जांच करने के लिए लोकायुक्त सक्षम नहीं है। ऐसा मामला जो कि राज्य की सुरक्षा से संबंध रखता हो उसमें जांच करने के लिए सक्षम नहीं है, या कोई ऐसा प्रकरण है जिसमें न्यायालय को, कोई ऐसा प्रकरण है जिसको किसी कार्यवाही को न्यायालय को भेजा जाना है अथवा नहीं भेजा जाना है, इस संबंध में विचार किए जाने की शक्ति यदि कहीं किसी मामले में विद्यमान है तो उसकी भी जांच जो है वो लोकायुक्त के द्वारा नहीं की जा सकती। चौथे ऐसे मामले आते हैं जो कि सरकार, प्रशासन, स्थानीय प्राधिकारी या कॉरपोरेशन के व्यावसायिक संबंध या संविदा, कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित हो, तो ऐसे मामलों की भी जांच करने के लिए लोकायुक्त सक्षम नहीं है। पांचवा ऐसा मामला है कि जो लोक सेवकों की नियुक्ति से संबंधित है, नियुक्ति से संबंधित मामलों की विशेषकर जांच, कुछ कतिपय मामले हैं उनको छोड़कर जांच करने के लिए लोकायुक्त सक्षम नहीं है। या कोई ऐसे प्रकरण है जिसके अंतर्गत कुछ ऑनर्स या अवार्ड्स किसी को दिए गए हैं, किसी व्यक्ति को दिए गए हैं, तो उससे संबंधित मामलों की भी जांच करने के लिए लोकायुक्त सक्षम नहीं है। ये एक बहुत ही सैंक्टिटी युक्त जो है वो इंस्टीट्यूशन है लोकायुक्त का। इसमें विवेचना या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक अलग से इकाई जो है वो गठित है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक शिक्षक प्रशिक्षक के तौर पर ये इस बात की अपेक्षा आपसे की जाती है कि यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग, समथिंग ऑफ एवरीथिंग। तो जब आपसे ये अपेक्षा की जाती है तो आप से अगर कोई किसी बाबत कोई प्रश्न पूछता है कि ऐसे मामलों में कहाँ दिया जा सकता है या कहाँ जांच कराई जा सकती है या किस तरह से इस मामलों का निस्तारण हो सकेगा, तो आप अपने शिक्षकों को प्रशिक्षण देते समय इन सब बातों को आप रख सकते हैं। मुझे लगता है कि इस व्याख्यान का उद्देश्य भी यही है। तो अभी हम लोकायुक्त पर चर्चा कर रहे थे और उप लोकायुक्त के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जो अगला विषय आपसे संबंधित है, जो इस विमर्श के दौरान जो मुझे प्रदान किया गया है, वो है आयोगों के संबंध में। तो सर्वप्रथम हम उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के संबंध में बात करते हैं। आप जानते हैं कि संविधान में लिंग भेद नहीं है, महिलाओं को भी समान जो है वो अधिकार दिए गए हैं जो कि पुरुषों को विद्यमान है, लेकिन इसके बावजूद भी आप जानते हैं कि समाज में निश्चित तौर पर महिलाओं के साथ कुछ कभी कभी कुछ दुर्व्यवहार या कुछ असमानता का व्यवहार किया जाता है। तो सर्वप्रथम मैं महिला आयोग का परिचय आपको देना चाहूंगा कि प्रदेश में महिलाओं के उत्पीड़न के संबंध में शिकायतों के निस्तारण के लिए और महिलाओं के विकास की प्रक्रिया में सरकार को सलाह देने, मशवरा देने के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण में आवश्यक कदम उठाने के लिए 2002 में महिला आयोग का गठन किया गया था। वर्ष 2004 में इसे विधिक अधिकार प्रदान करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 जो है वो अस्तित्व में आया और तत्पश्चात जून 2013 या अप्रैल 2013 में इसमें कुछ आवश्यक संशोधन किए गए और 2007 में भी, जून 2007 में भी कतिपय संशोधन किए गए और राज्य उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग को कुछ संवैधानिक बल प्रदान किया गया। आयोग का उद्देश्य क्या है? इस महिला आयोग का उद्देश्य क्या है, मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूं कि महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा, संरक्षण के अधिकारों की रक्षा करना। नंबर 2, महिलाओं के शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहना। नंबर 3, महिलाओं को दिए गए संवैधानिक और विधिक अधिकारों का अनुश्रवण करना और राज्य सरकार की बेहतरी के लिए, महिलाओं की बेहतरी के लिए सुझाव और संस्तुतियां प्रेषित करना। अगर हम आयोग की शक्तियों के बारे में विचार करें तो आयोग की शक्तियां इस प्रकार हैं कि आयोग को किसी भी शिकायत की जांच के लिए, जैसा कि मैंने लोकायुक्त के संबंध में भी आपसे बात की थी कि किसी भी शिकायत की जांच के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। सिविल न्यायालय की शक्तियां मैं पहले भी बता चुका हूं, समन करना, किसी साक्षी को समन करना, दस्तावेज मंगाना, लोक अभिलेखों का जो है वो अवलोकन करना, साक्ष्यों और अभिलेखों के परीक्षण के लिए गवाही कराना या साक्ष्यों की गवाही के लिए कमीशन जारी करना। ये सारे अधिकार या शक्तियां जो हैं वो राज्य महिला आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग को प्राप्त हैं।
अगर हम इसके कार्य क्षेत्र की चर्चा करें कि इसके कार्य विस्तार कहां तक है या इसका क्षेत्राधिकार क्या है, तो आयोग को किसी भी शिकायत या वाद का विचारण करने के लिए सिविल न्यायालय की में प्राप्त शक्तियों का अधिकार है ही है, ये आपको पता है। क्या क्या कर सकते हैं ये महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा व उनके सशक्तिकरण के संबंध में कार्य कर सकते हैं। महिला उत्पीड़न संबंधी शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही अमल में ला सकते हैं। बाल विवाह, दहेज और भ्रूण हत्या को रोकने के संबंध में अपनी सुझाव, संस्तुतियां और कार्य कर सकते हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं प्रदेश के प्रत्येक जनपद में महिला से संबंधित अपराधों के संबंध में विशेष न्यायालयों का भी गठन किया गया है और इस संबंध में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का भी गठन किया गया है, जो दहेज हत्या या महिलाओं के विरुद्ध बलात्कार से संबंधित विशेष अपराधों की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में की जाती है। वहीं पर भ्रूण हत्या को रोकने संबंधी पीसीपीएनडीटी कानून भी लागू है, जो कि प्री नेटल या प्री कंसेप्शन डायग्नोस्टिक टेस्ट से विरुद्ध जो है कानून बनाया गया है। उसमें भी आप जो है वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं उस एक्ट के अंतर्गत भी। और आयोग भी जब इन संबंधी शिकायतों के संबंध में जांच करता है या उस पर विचार करता है, तो इन जांचों के दौरान वो इन संबंधित अधिनियमों के प्रकाश में ही और इनके आलोक में ही वो जांच करता है। एक और महत्वपूर्ण चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि प्रत्येक कार्यस्थल पर महिला के शोषण या उसके यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए भी अधिनियम का प्रादुर्भाव किया गया है और ये उस अधिनियम में ही वर्णित है कि उस कार्यस्थल पर एक समिति का गठन किया जाएगा, जो कि अध्यक्ष के रूप में वो एक महिला ही उसकी अध्यक्ष हो सकेंगी, जो कार्यस्थल पर उनके यौन उत्पीड़न या यौन जो भी उनके विरुद्ध लैंगिक हमले किए जाएं या कोई इस प्रकार की अनटूवर्ड कोई इशारे या नुआंसेस किए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध भी वो जांच करने के लिए वो आंतरिक कमेटी वो सक्षम है। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग को भी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोक के लिए भी कार्य करने के लिए और संस्तुतियां प्रेषित करने के अधिकार उपलब्ध है। समय समय पर महिलाओं से संबंधित कानून और विधियों में आवश्यकता अनुसार संशोधन करने के लिए शासन को संस्तुतियां देना, महिलाओं से संबंधित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्य करना, महिला कारागारों, चिकित्सालयों, छात्रावासों, संरक्षण गृह तथा अन्य इसी प्रकार के संरक्षण जो गृह हैं उनकी जांच करना, उनकी निरीक्षण करना, इंस्पेक्शन करना भी शामिल है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अभी कुछ समय पहले आपने लगातार ये सुना होगा कि निरंतर जो हमारे महिलाओं के संरक्षण गृह हैं या बाल संरक्षण गृह हैं, उनमें कुछ शिकायतें लगातार आ रही थी महिलाओं के शोषण के संबंध में या उनके विरुद्ध अनियमितता करने के संबंध में। तो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग को ऐसे सभी संरक्षण गृहों का जहां पर महिला निरुद्ध हैं या महिला वहां पर रखी गई हैं इनमेट के रूप में, उनका जो है इंस्पेक्शन करने या परीक्षण करने या निरीक्षण करने का अधिकार उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का एक प्रमुख कार्य आपके सामने मैंने शेयर किया कि इस संबंध में यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति अगर कोई कंप्लेंट करता है एक महिला के रूप में या उस महिला के किसी सेकंड फ्रेंड के रूप में अपनी इस बात को लेकर अपनी शिकायत दर्ज कराता है कि ये जो मैंने विषय आपको बताए हैं, इन विषयों से संबंधित कोई उसको समस्या है, वो शिकायत कर सकता है और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग इस संबंध में जांच करने के लिए भी सक्षम है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विभिन्न अधिनियमों के संबंध में संस्तुतियां करने के लिए राज्य सरकार को समय समय पर अपने सुझाव और संस्तुतियां या परामर्श देने के लिए भी स्वतंत्र है। अगले जिस आयोग की हम चर्चा कर रहे हैं, संक्षेप में मैं आगे बढ़ रहा हूं, जिस आयोग के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इस आयोग का गठन जो है महामहिम राज्यपाल द्वारा राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग 2005 की धारा 17(1) में वर्णित व्यवस्था के अनुसार इसका गठन किया गया था। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था बालकों के सर्वांगीण विकास और उन्हें विभिन्न प्रकार के अधिकार उपलब्ध कराना। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क
व अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना, बच्चों के द्वारा किए जा रहे बलात् श्रम या उनको जबरदस्ती किसी श्रम को करवाने जैसे अपराधों को रोकना, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों तथा खतरनाक प्रकृति जो है हैजार्डस नेचर के जो हमारे उपक्रम हैं उनमें नियुक्त न करने देने संबंधी सुझाव करना और इन्हें रोकना, ये इनके प्रमुख कार्यों में है। और बच्चों के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए नीतियां बनाना, उनके बचपन का दुरुपयोग न हो पाए इस संबंध में निरंतर कार्यरत रहना और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना, उनके संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों को सुरक्षित रखना, उनका संरक्षण करना। अगर हम आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति व उनके कार्यकाल के संबंध में बात करें तो आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। आयोग में एक अध्यक्ष व 6 सदस्य होते हैं, जिसमें कम से कम 2 महिलाओं का होना आवश्यक है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित क्षेत्र के कुछ उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को वरीयता दी जाती है, उनका चयन किया जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति बाल स्वास्थ्य या बाल शिक्षा या बाल विकास के संबंध में कार्य कर रहा हो, दिव्यांग बच्चों की देखभाल का उसको कुछ विशेष तजुर्बा प्राप्त हो, एक्सपीरियंस हो, वो बाल श्रम के उन्मूलन के संबंध में इस विषय में कोई कार्य कर रहा हो, या बाल मनोवैज्ञानिक हो, उस क्षेत्र से आता हो, तो ऐसे सदस्यों के चयन के लिए हम उनका प्रयोग कर सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं और उनको सदस्य के रूप में हम नामित करा सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि का होता है। आयोग के अध्यक्ष का जो है वो 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक ये कार्य कर सकते हैं। अगर हम आयोग के कार्य के संबंध में विचार करना चाहें तो आयोग जो है वो बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु कानूनी उपायों की समीक्षा करता है और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनुशंसा भी करता है। समय समय पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार को बाल अधिकार के संरक्षण संबंधी उपायों पर प्रगति आख्या भेजना इनका काम है, प्रोग्रेस रिपोर्ट जिसे कहा जाता है। बाल अधिकारों के हनन की जांच करना और ऐसे मामलों में कार्यवाहियों की अनुशंसा करना इसके मुख्य कार्यों में शामिल है। अगर हम इनके कार्यों की विविध रूप से अगर हम जानकारी प्राप्त करना चाहें तो बहुत लंबी लिस्ट है जो उनके कार्य हैं। बाल आयोग के बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो अधिकार हैं उनकी एक लंबी लिस्ट है। इसमें बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारण, जैसे कि कोई आतंकवाद की समस्या के कारण हो गया, या किसी सांप्रदायिक हिंसा या दंगे के कारण, या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, या घरेलू हिंसा के कारण यदि कोई बच्चा अपना बचपन खो देता है, उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, प्रताड़ना हो रही है या शोषण होती है, या आप आज अच्छी तरीके से जानते हैं कि बाल्य पोर्नोग्राफी जो है वो अश्लील साहित्य की जो वो बिक्री है, या इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो पोर्नोग्राफिकल जो है वो डिपिक्शन है बच्चों का, उसको रोकने के संबंध में उनका परीक्षण करके उनका निदान और उसके संबंध में सुझाव और रोक संबंधी प्रभाविक कार्यवाही भी करना इनके प्रमुख कार्यों में शामिल है। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मेंटली चैलेंज्ड हैं या उनको हम स्पेशली एबल्ड बच्चे कह रहे हैं, यदि वो किसी अवसाद या डिप्रेशन से ग्रसित हैं तो ऐसे उपेक्षित और शोषित बच्चों के संबंध में भी कार्य करना इनका बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्य है। बाल अपराधी हैं, परिवार विहीन बच्चे हैं, कैदियों के बच्चे हैं। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैदियों के बच्चों का जहाँ तक अवधारणा अगर हम लेके चलते हैं तो जेल मैनुअल्स में इस बात की प्रोविजंस दिए हुए हैं कि यदि कोई माँ जो कि जिसका बच्चा बहुत छोटा है या 6 वर्ष से कम आयु का बच्चा है तो वह जेल में ही उस व्यक्ति, उस कैदी के साथ, उस महिला कैदी के साथ, अपनी माँ के साथ रखा जाता है। परंतु जेल मैनुअल के अनुसार उसको वो सभी सुविधाएं जो कि जेल मैनुअल के अंतर्गत समय पर दूध देना, उसका इलाज कराना, उसका टीकाकरण करना, ये सब जेल मैनुअल के तहत जेल अधिकारियों का कर्तव्य और दायित्व है। परंतु यहाँ पर बाल संरक्षण आयोग के अंतर्गत वह उस जेल का भी निरीक्षण करके इस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं कि उस बालक के अधिकारों का संरक्षण जो है वो उचित तरीके से किया जा रहा है अथवा नहीं। इसके अलावा जो विभिन्न संधियां और अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण हैं उनका अध्ययन करके समय समय पर
मान लिया कि बाल अधिकारों के संबंध में कोई नई नीतियां उनके द्वारा दी जाती है तो उनका समीक्षा करके कार्यक्रमों द्वारा और बाल अधिकारों के संबंध में गतिविधियों की समीक्षा करके उनका प्रचार प्रसार भी करना और उनका प्रभावी क्रियान्वयन कराना, ये बाल संरक्षण आयोग का ये एक प्रमुख दायित्व है। बाल अधिकारों के क्षेत्र में शोध का कार्य करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के विषय को और प्रोत्साहित करना, मीडिया के द्वारा गोष्ठियां करके जो है इसका और प्रकाशन करना, और जांच। अब आप सोचेंगे कि भाई बाल अधिकार संरक्षण आयोग किन किन विषयों पर जांच कर सकता है, तो ऐसे मामलों में वो शिकायतों की जांच करने के लिए अधिकृत है जिसमें बाल अधिकारों के हनन का मामला निहित हो, बच्चों के विकार और संरक्षण हेतु निर्मित विधियों का सही तरीके से क्रियान्वयन न हो रहा हो, ऐसे मामले की शिकायत अगर उनके सामने आती है, बच्चों को कठोर शारीरिक दंड दिया गया, उनके निवारण के लिए बनाई गई कोई नीति है या निर्देशिका है जिसका पालन ठीक से नहीं हो पा रहा है, इस उद्देश्य से बच्चों के कल्याण और उनके लाभ पहुंचाने के संबंध में जो भी शिकायतें आती हैं उनकी भी जांच कर सकते हैं। और बाल अधिकारों के संरक्षण एवं इस हेतु आवश्यक अन्य कार्यों से संबंधित कार्य भी किए जाएंगे, जांच की जा सकती है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो प्रादुर्भाव में लाया गया है, इससे आप सीधे कनेक्टेड है और आपके इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आपका भी रोल बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी धारा 31 के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा संबंधी प्रदत्त अधिकारों का अनुश्रवण यानी इसका सुपरविजन भी या उसका पेरूजल करना भी इनके अधिकारों के अंतर्गत आता है। और ये रक्षा उपायों का परीक्षण करना, उनका प्रभावी क्रियान्वयन करना, इस संबंध में अपनी संस्तुतियां देना और निशुल्क बच्चों को अनिवार्य शिक्षा मिल रही है अथवा नहीं है इसके संबंध में अनुश्रवण करना, उनकी मॉनिटरिंग करना इनके अधिकार क्षेत्र में आता है। यहाँ पर संक्षेप में मैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में भी बताना, 2 लाइन बताना समीचीन समझता हूँ। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या जिसको NCPCR शॉर्ट में कहा जाता है, इसकी स्थापना के लिए 5 मार्च को हुई थी 2007 में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 के अंतर्गत बच्चों को दिए गए अधिकार जैसे समानता का अधिकार दिया गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, बाल मजदूरी पर रोक लगाने का अधिकार दिया गया है, इनकी निगरानी करना ये NCPCR का दायित्व है और सुसंगत परामर्श व जांच भी ये NCPCR करते हैं। तो अभी मैं आपसे संबोधित कर रहा था आपको NCPCR और SCPCR के कार्यों के बारे में। अब अगले जिस आयोग के बारे में हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है वो है उत्तर प्रदेश का पिछड़ा वर्ग आयोग। आप जानते हैं कि अदर बैकवर्ड क्लास भी शामिल है, संविधान के अंतर्गत उन्हें भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, उन्हें आरक्षण का भी अधिकार दिया गया है और इसी निमित्त आयोग की स्थापना की गई है। आप जानते हैं कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है जो भारतीय संविधान के अनुसार अपने नागरिकों को समान आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ापन को दूर करने के लिए, सामाजिक न्याय दिलाने के लिए कृत संकल्प है। राज्य का यह दायित्व है कि वो समाज के कमजोर वर्गों के विकास के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर पिछड़े व अनुसूचित वर्ग के या अनुसूचित जाति या जनजाति की महिलाओं और या पुरुष वर्ग के प्रति भी ऐसे कार्य करें जिससे इन वर्गों का भी विकास सामान्य वर्ग के साथ संभव हो सके। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का अगर हम संक्षिप्त विवरण लेना चाहें, इसका थोड़ा सा इतिहास पर भी मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। तो भारत के संविधान में समाज के पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं व आरक्षण प्रदान किए गए थे ताकि इन वर्गों का बहुमुखी विकास एवं जीवन स्तर के अन्य वर्गों के समान भी हो सके। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा गठित VP मंडल आयोग की संस्तुतियों के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 9 सदस्यीय विशेष संविधान पीठ का गठन किया गया था और एक महत्वपूर्ण स्टालवार्ट निर्णय प्रकाश में आया था। इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया या भारतीय संघ के मामले में 1992 में एक परमादेश जारी किया गया और जारी करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को ऐसे ट्रिब्यूनल और आयोग गठित करने के लिए निर्देशित किया गया। तो उसी के आलोक व प्रकाश में सरकार ऐसे आयोगों को गठित की गई है, सरकार द्वारा ऐसे आयोगों का गठन किया गया है।
अब इस आयोग का गठन राज्याधीन, अब क्या इसका उद्देश्य क्या है, इसका प्रमुख कार्य क्या है, उस पर हम प्रकाश डाल लें। राज्याधीन सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों को अनुमन्य आरक्षण जो दिया गया है उसकी सूची में अपेक्षित समावेश करना, इससे संबंधित तत्संबंधी शिकायतों का सम्यक रूप से विचार करके उसका निस्तारण करना, इस संबंध में संस्तुतियां प्रदान करना, और 1993 में एक शासनादेश के माध्यम से महामहिम राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। आयोग के अगर हम प्रमुख कार्यों पर अगर दृष्टि डालें और इसके दृष्टि के संबंध में, इसके प्रमुख कार्यों के संबंध में अगर हम अवलोकन करें तो क्या क्या कार्य हैं। आयोग अनुसूची में किसी वर्ग के नागरिकों अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में सम्मिलित किए जाने के अनुरोधों का परीक्षण करता है। यदि किसी वर्ग द्वारा इस बात के लिए अनुरोध किया गया है कि उन्हें भी आरक्षण की परिधि के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत डाला जाए, तो उनके अनुरोधों का परीक्षण करता है कि क्या इनकी मांग या इनकी जो अनुरोध है ये जायज है या नहीं है। और अनुसूची में किसी पिछड़े वर्ग को गलत रूप से यदि सम्मिलित कर दिया गया है तो उसको निकालना है बाहर या उसको अंदर रखना है, तो इस संबंध में भी वो शिकायत सुनता है और राज्य सरकार को या भारत सरकार को जैसा कि वो उचित समझे अपना परामर्श प्रदान करता है। नंबर 2, तत्समय प्रचलित किसी विधि के अधीन राज्य सरकार के द्वारा किसी आदेश के अधीन पिछड़े वर्ग के लिए उपबंधित सभी मामलों का अन्वेषण व अनुश्रवण करता है और उनका मूल्यांकन करता है। इसके अलावा पिछड़े वर्गों के अधिकारों और रक्षा उपायों में जो वंचित किए गए हैं लोग, यदि उनके संबंध में यदि कोई शिकायत इनके सामने आई है, कोई विशिष्ट शिकायत आई है आयोग के सामने, तो उनकी भी वो जांच कर सकता है। नंबर 4, पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रक्षा उपायों के संबंध में अपने निर्देश जारी कर सकता है, सुझाव दे सकता है। उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जो है वो राज्य सरकार को सिफारिश कर सकते हैं। और ये इस संबंध में यदि कोई पिछड़ा वर्ग के संबंध में यदि कोई विकास कार्य अपेक्षित हैं या किए जा रहे हैं, तो उन विकास कार्यों का भी मूल्यांकन ये कर सकते हैं। इनका पिछड़ा वर्ग के संबंध में संरक्षण, उनका कल्याण, उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जो भी प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जो भी उपाय किए जा सकते हैं, ये आयोग उनके संबंध में संस्तुतियां भी कर सकता है, सिफारिश कर सकता है। और ऊपर जो राज्य सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश हैं इस संबंध में या किसी माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश हों, तो उनका भी पालन करने के लिए, उनका निर्वहन करने के लिए भी ये कार्य कर सकता है। क्या शक्तियां विद्यमान हैं, क्या शक्तियां प्रदत्त हैं इस आयोग को? तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश अधिनियम, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, धारा 9 के अंतर्गत, उपधारा 1 के अंतर्गत सिविल न्यायालय के अधिकार उनको प्राप्त हैं, वही शक्तियां प्राप्त हैं। मैं उनको बार बार उद्धृत करना चाह रहा हूं, तो आप ये बात समझ सकते हैं। उसी तरीके से समन करने की शक्ति, दस्तावेजों को देखने की शक्ति, किसी व्यक्ति को अपने सामने जांच के अनुक्रम में उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकते हैं, किसी लोग दस्तावेज को प्रकट करने की शक्ति है, आदेश को जारी कर सकता है इस संबंध में, शपथ पत्रों पर साक्ष्य भी ले सकता है और साक्ष्यों को लेने के लिए कमीशन भी जारी कर सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के समुचित क्रियान्वयन और उसको क्रियाशील रहने के लिए विनियमावली भी बनाई गई है और ये विधि के उपबंधों के अनुसार कार्य करते हैं। और इस संबंध में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग संशोधन अधिनियम, जबकि मूल अधिनियम 1996 का था, संशोधन किया गया 2005 में। और उसके पश्चात उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षण का संशोधन अधिनियम था, मूल अधिनियम 1994, और उसके पश्चात जो संशोधन हुआ वो वर्ष 2002 में हुआ। इस संशोधन के आलोक में अपनी संस्तुतियां, अपनी सिफारिशें, अपनी जांच और अपने निर्देश जो है वो ये राज्य आयोग समय समय पर जारी कर सकता है। अब हम एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में बात करने के लिए, मैं विमर्श करने के लिए आपके सामने अपने बात को रखना चाहता हूं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण आयोग है, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग है। इसका गठन जो है भारत के संविधान के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में अधिनियम संख्या 16 जो 1995 में ये अधिनियम प्रख्यापित हुआ, इसके अंतर्गत किया गया था।
और इसके अंतर्गत 8 अगस्त 1994 में स्थापना तो हो गई थी, परंतु यह आयोग जून 1995 से कार्यरत है। आप जानते हैं, एक प्रशिक्षक के तौर पर आप अच्छी तरीके से जानते होंगे अपने अधिकारों के प्रति सभी वर्गों के शिक्षक और प्रशिक्षक आज के इस व्याख्यान में शामिल हैं। SC/ST एक्ट 1989 से प्रादुर्भाव में है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध यदि कोई अपराध किया जाता है या कोई अत्याचार किया जाता है तो उसके निवारण के लिए, उसके निराकरण के लिए ये इस अधिनियम की स्थापना की गई है। इस अधिनियम के निमित्त इसके ट्रायल के लिए, इसकी जांचों के लिए सभी प्रदेश के सभी जिलों में SC/ST स्पेशल कोर्ट्स ऑफ SC/ST शामिल हैं, वो गठित किए जा चुके हैं और वो अपराधों के संबंध में विचारण करने की शक्तियां उनके पास प्राप्त है। अधिनियम जो प्रख्यापित हुआ था वो 1989 में हुआ था। इस संबंध में 2015 और 2019 में आप जानते हैं कि आवश्यकता अनुसार कुछ महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए हैं, परंतु जो वो कोर्ट्स हैं, स्पेशल SC/ST कोर्ट्स हैं, वो जो है वो अपराधों के विचारण या अपराधों के जांचों के संबंध में किए गए हैं और वो SC/ST रूल्स भी इनके प्रभावी निराकरण के लिए या क्रियान्वयन के लिए किए गए हैं। जो आयोग का गठन किया गया उसके कार्य और प्रमुख दायित्व क्या हैं, वो उनके बारे में मैं बताना चाहता हूं। तो उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन संविधान के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित रक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों के अन्वेषण करना और उनका अनुश्रवण करना और ऐसे रक्षा उपायों का मूल्यांकन भी करना, उनका इवैल्यूएशन करने के लिए भी यह आयोग सक्षम है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और रक्षा उपायों से वंचित किए जाने के संबंध में यदि कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त होती है तो उन शिकायतों की जांच करना, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना की प्रक्रिया में भाग लेना, उनमें सलाह देना, परामर्श देना और उनकी विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना और उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को समय समय पर पीरियोडिकली राज्य सरकार को भेजें। और ऐसा कोई प्रतिवेदन जो कि आवश्यक हो राज्य सरकार के संज्ञान में लाने के लिए, SC/ST के बेहतरी के लिए जो हम कार्य कर सकते हैं, उनके संबंध में भी प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, उनके कल्याण, उनके आर्थिक विकास के संबंध में और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करना या कोई ऐसे अन्य कार्य या कृत्य जिसको कि वो उन्हें निर्दिष्ट किया जाए उनका निर्वहन करना। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं शक्तियां क्या प्राप्त हैं। आप जानते हैं सिविल न्यायालय की शक्ति इस आयोग को भी प्राप्त है। पुनः मैं उसको बताना चाहूंगा, समन करने की शक्ति, दस्तावेजों को अपने सामने आहूत करने की शक्ति, साक्ष्य को लेने की शक्ति, साक्ष्य के हेतु कमीशन जारी करने की शक्ति। हाँ, उन अभिलेखों को, उन सार्वजनिक अभिलेखों को बाध्य नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि एक सामान्य नियम है जिसमें राज्य की कोई आंतरिक शक्ति, आंतरिक सुरक्षा विद्यमान हो या उस मामले में कोई कैबिनेट की कार्यवाही के संबंध में कोई रहस्य उद्घाटन हो रहा हो तो उसको प्रकाशित करने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए आयोग जो है वो बाध्य नहीं कर सकता। ऐसा भी शक्ति प्राप्त है कि किसी अन्य कोई विहित वर्ग हो जो कि SC/ST के बेहतरी के लिए हम उपयोग कर सकते हैं, तो वो शक्तियों को भी प्रयोग जो है वो ये आयोग कर सकता है। अब ऐसे कौन से मामले हैं जिनका संज्ञान SC/ST आयोग, राज्य SC/ST आयोग नहीं ले सकता है? ऐसे मामले जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित हों और उनके संबंध में कोई क्राइम रजिस्टर किया जा चुका हो और उसके संबंध में विचारण किया जा चुका हो, या गैर अनुसूचित मतलब केवल SC/ST आयोग से, SC/ST के सदस्यों से संबंधित ही मामलों का संज्ञान इस आयोग के द्वारा लिया जा सकता है। गैर अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित जो आपके सामने प्रकरण आएंगे या जो प्रकरण आते हैं उनका ये संज्ञान ये आयोग नहीं ले सकता। ऐसे प्रकरण जो मुख्यतः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति आयोग के अधिकार क्षेत्र में आते हो, उनके क्षेत्राधिकार में आते हों राष्ट्रीय आयोग के, तो उनका भी संज्ञान ये नहीं ले सकते। ऐसे मामले जो न्यायालय के विचाराधीन हो, मैं बता चुका हूं,
या ऐसे प्रार्थना पत्र जो तिथि से, जिस दिन की शिकायत की जा रही है और जो कार्य हुआ, जिस कृत्य के संबंध में शिकायत की जा रही है, यदि वो 5 वर्ष से ज्यादा पुराना हो चुका हो तो उसका भी संज्ञान नहीं ले सकेंगे। हाँ, विलंब मर्षण के लिए यदि कोई प्रार्थना पत्र दिया गया हो और उस विलंब मर्षण पर यथोचित रूप से विचार करने के बाद यदि मानते कि हाँ ये इस वजह से ये 5 वर्ष के अधीन के अंतर्गत ये शिकायत नहीं कर सका और इनके जेन्युइन रीजंस हैं डिले ऑफ कंप्लेंट में, तो ऐसे संबंधों में भी वो जांच करने के लिए अधिकृत है। ऐसे सेवा संबंधी मामले जो सरकारी सेवक द्वारा स्वयं न करके किसी अन्य संबंधी या किसी अन्य व्यक्ति के किए गए हों और उत्तर प्रदेश सरकारी आचरण नियमावली के अनुसार ना हो तो भी सक्षम नहीं है। ऐसे मामले जिनका पहले ही संज्ञान लिया जा चुका है, यानी दोबारा रिकॉग्निजेंस जो है वो इस गठन के द्वारा नहीं लिया जा सकेगा, इस आयोग के द्वारा नहीं लिया जा सकेगा। लाइसेंस, परमिट, आवास, अनुदान इत्यादि दिलाए जाने के अनुरोध या उन पर इस संबंध में जो कोई संस्तुतियां हैं, सिवाय उन मामलों में जिसमें कि नियमों का उल्लंघन, इस आयोग की परिधि के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन, न्याय न मिल पा रहा, उसके साथ अनजस्टिस हो रही हो, तभी ले सकता है। वैसे सामान्य तौर पर इन एप्लीकेशंस का वो संज्ञान नहीं ले सकता। ऐसे श्रमिक संगठन, यूनियंस, एसोसिएशंस से प्राप्त संदर्भ जो कि नीति विषयक ना होकर किसी व्यक्ति विशेष की शिकायत से संबंधित हो, जिसमें उस व्यक्ति को सीधे अनुरोध करने का अवसर प्राप्त हो, तो वो वहां पर जहां पर वो कर सकता है संबंधित पटल पर, तो वहां वो शिकायत करने के लिए अधिकृत होगा। SC/ST आयोग ऐसे मामलों में संज्ञान नहीं लेगा। मैं आभार व्यक्त करता हूं निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का कि मुझे मुखातिब होने का अवसर प्रदान किया आपने। अपनी इस व्याख्यान को या अपने इस विचार विमर्श को जो मैंने आपसे रखा, आपके सामने रखा, एक शिक्षक प्रशिक्षक बतौर आप स्वयं बहुत ज्ञानी हैं, आप अच्छे हैं, आप नवनियुक्त हैं। 2-4 बातें कहकर मैं अपनी बात को, वाणी को विराम देना चाहूँगा और समाप्त करना चाहूँगा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वंस अ टीचर इज ऑलवेज अ टीचर। आप शिक्षक प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, आपकी और महती जिम्मेदारी बन पड़ती है। मैं ऐसा इसलिए कहने के लिए अपने आप को उचित पात्र पाता हूं क्योंकि मेरे माता पिता भी शिक्षक रहे हैं, प्रवक्ता रहे हैं यूनिवर्सिटीज में। तो मैं यह मान के चलता हूं कि वंस अ टीचर इज ऑलवेज अ टीचर। तो आप अपने अधिकार को समझें, अपनी नियुक्ति की सैंक्टिटी को समझें और उसके अनुक्रम में कार्य करें। दूसरा बिंदु मैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूं कि अपने विजन को ब्रॉड रखें, अपनी सोच को और व्यापक रखें, अपनी विचारधारा को प्रगतिवादी विचारधारा यानी प्रोग्रेसिव माइंड में रखें। उसके पीछे रीजन है कि जब आप एक लोक सेवक के रूप में, एक राजकीय सेवा के रूप में आपका प्रादुर्भाव हो चुका है, तो आप लिंग भेद नहीं करेंगे, आप वर्ग विशेष के व्यक्ति नहीं रह गए, आप किसी जाति विशेष के व्यक्ति नहीं रह गए, आप किसी धर्म विशेष के व्यक्ति नहीं रह गए। आपका एक ही धर्म है, आपकी एक ही जाति है, आपका एक ही लिंग है, वो जो आपकी राजकीय सेवा है। सेवा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये व्यवसाय नहीं है। अगर आप इस सेवा में आए हैं तो इसको सर्विस समझ के ही आपको इसको आगे लेके चलना होगा। इसको व्यवसाय के रूप में आप मत देखिए। और सेवा के लिए कौन से मूलभूत सिद्धांत आपके लिए हैं? वो मूलभूत सिद्धांत हैं आपकी ईमानदारी, आपकी कर्तव्यपरायणता, आपकी कर्तव्यनिष्ठता और आपकी सत्यनिष्ठा। ये एक आवश्यक अवयव हैं आपको अपनी किसी सेवा को अच्छी तौर पर सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए। चूंकि आप प्रवक्ता के रूप में नामित हुए या प्रवक्ता के रूप में आप नियुक्त हुए, तो आप ऐसे शिक्षकों को भी जो है वो ट्रेंड कर रहे होंगे। मैं एक छोटी सी कहावत इस संबंध में कहना चाहूंगा कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यदि किसी इंजीनियर के द्वारा यदि कोई चीज गलत की जाती है या कुछ गड़बड़ बात कर दी जाती है, तो जो वो जिस चीज का निर्माण वो कर रहा है, मान लीजिए किसी पुल का निर्माण कर रहा है या किसी भवन का निर्माण कर रहा है, तो वो उसमें त्रुटि रह जाएगी। यदि किसी डॉक्टर के द्वारा कोई गलती की जाएगी तो वो किसी व्यक्ति के जीवन के संबंध में उसके जीवन को हानि पहुंचा सकती है। परंतु यदि किसी शिक्षक प्रशिक्षक के द्वारा यदि कोई गलती की जाती है, यदि कोई गलती रखी जाती है, तो पूरे समाज पर व्यापक असर पड़ता है और पूरा समाज खराब हो सकता है।
क्योंकि वो आपका उदाहरण देता है, शिक्षक का उदाहरण देता है, अपने प्रशिक्षक का उदाहरण देता है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप कर्तव्य निष्ठा और सत्यनिष्ठा से कार्य करेंगे। जो और नेक्स्ट चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि आप जो भी कार्य करें या आपको जो भी कार्य दिया जाता है, आप ये मत सोचें कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप उसको पूर्ण कुशलता के साथ, पूर्ण तत्परता के साथ करें, अपने में स्किल डेवलप करें कि आप विभिन्न प्रकार के कार्यों कर पाएंगे। तो कुछ वर्षों में आपको यह ज्ञान होगा कि आप जिन जिन कार्यों को लगातार नए तरीके भी, नवाचार को भी जो अपने अंदर आप आत्मसमाहित कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि आपको तजुर्बा मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, और वो एक्सपीरियंस आपकी प्रशासनिक दक्षता के रूप में शामिल होगा और आपको और उच्च स्तरीय कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा और उसमें कुशलता प्रदान करेगा। मैं आपको बता चुका हूं, चूंकि एक न्यायाधीश भी मैं हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि आप 700-800 की संख्या में हैं, जैसा कि मुझे बताया गया है। विभिन्न प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आप बैठे हुए हैं, डिफरेंट रिमोट एरियाज में बैठकर आप इस व्याख्यान को सुन रहे हैं। मेरा सिर्फ आपसे इतना अनुरोध है कि विधि के शासन को स्थापित करने के लिए आप अपना अमूल्य योगदान अवश्य दें, और इस बाबत मैं सिर्फ आपसे इतना ही शेयर करना चाहता हूं। मैं पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूं निदेशक महोदय के द्वारा कि जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू। जय हिंद। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका एनसीईआरटी की आपके इस बहुमूल्य समय और बहुमूल्य वक्तव्य के लिए। आपको आपकी बहुत बहुत आभारी है। आपका जो प्रासंगिक मुद्दों से संबंधित विषय पे जो आप द्वारा व्याख्यान दिया गया, वो निसंदेह ही हमारे नवनियुक्त प्रवक्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान करेगा अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने शैक्षिक एवं सामाजिक जीवन में। वो इन मुद्दों से जब मुखातिब होंगे तो उसके बारे में सतर्क डिसीजन ले सकेंगे। और समापन के समय आपके द्वारा जो अभिप्रेरणात्मक शब्द कहे गए वो बेहद ही आत्मीयता प्रकट करने वाले हैं और एक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। निसंदेह हमारे जो नवनियुक्त प्रवक्ता हैं इन बातों को ध्यान में रखेंगे और विधि का शासन जो इस्टेब्लिश करने की बात आप द्वारा कही गई, निश्चय ही इस बात को ध्यान में रख के वो अपनी सहभागिता प्रदान करेंगे। अगेन थैंक यू सो मच सर फॉर योर थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड, माय ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। जय हिंद।